बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। 9th क्लास में आज हम लोग देख रहे हैं थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल, पेज नंबर 26 पर। हम लोगों ने पढ़ा हाइपोथेसिस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जब कोई साइंटिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट किसी प्रॉब्लम के बारे में मुशाहिदात करता है तो उस वक़्त वो कुछ आइडियाज़ पेश करता है, कुछ बयानात देता है। कोई बीमारी आती है तो वो कहता है शायद इस वजह से आई है, शायद इस वजह से आई है, शायद इस वजह से आई है, शायद इसके लगने, जैसे अब कोरोना आया है तो वो कह रहे हैं जी कि ये शायद अमेरिका ने छोड़ा है, अमेरिका वाले कह रहे हैं ये शायद चाइना ने छोड़ा है, अमेरिका वाले ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना ने चमगादड़ खाई है तो आया है, चाइना वाले कह रहे हैं कि किसी ने कोई ऐसा जानवर खाया जिसकी वजह से, चाइना वाले ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की आर्मी की वजह से है। तो ये सारे क्या है? ये हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? बयान होता है सिर्फ, उसके साथ सबूत नहीं होता कोई भी। हाइपोथेसिस क्या होता है? वो बयान। लेकिन ये जो सारे कोरोना के हवाले से बयान आते हैं ये बायोलॉजिस्ट के नहीं है। बायोलॉजिस्ट का जो बयान होगा उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। अब थ्योरी क्या होती है? व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज़ नॉट फॉल्सिफाइड। अगर हम हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बात करते हैं और वो गलत साबित नहीं होते, इट इंक्रीजेज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका हाइपोथेसिस पर यकीन बढ़ जाता है। Such well supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses which are again proved by experimental results. तो इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती हैं उसकी बुनियाद वो अगली मज़ीद हाइपोथेसिस की बुनियाद बनती हैं। The hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theories. तो वो हाइपोथेसिस जो कि वक़्त के मैदान में कभी फेल ना हो, रिजेक्ट ना हो, आर कॉल्ड थ्योरीज, उन्हें हम थ्योरीज कहते हैं। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। एक थ्योरी को सबूतों का बड़ा सहारा होता है। अब ये जो आखिरी लाइन हमने पढ़ी है ना, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, यहाँ से लेकर ये आखिरी लाइन तक अगर आप इसको याद करते हैं तो ये आपका जवाब हो सकता है कि हम थ्योरी किसको कहते हैं। तो ये आपका जवाब होगा यहाँ से कि द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, आर कॉल्ड थ्योरीज। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। हाइपोथेसिस जो होते हैं उसके साथ कोई भी सबूत नहीं होता, लेकिन अगर थ्योरी है, थ्योरी में क्या होता है? हम बार बार तजुर्बा करते हैं लेकिन वो तजुर्बा गलत साबित नहीं होता, बार बार तजुर्बा करते हैं जवाब वही आता है। अगर बार बार तजुर्बा करने के बाद भी वही जवाब आए तो इसको हम थ्योरी कह देते हैं। मिसाल के तौर पर पानी के नीचे आग जला दें, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ पानी को जब हम आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है या उबल जाता है या बॉयल होता है, और वो हर दफ़ा बॉयल होगा। तो इट्स अ टाइप ऑफ थ्योरी, ये एक किस्म की थ्योरी है कि उसके साथ एक सबूत है, आग गर्म है तो पानी भी गर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। तो हमें पता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम पानी को फ्रिज में रखें, पानी गर्म ही रह जाए, बल्कि हम पानी को फ्रिज से निकालें तो पानी उबल रहा हो। ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि फ्रिज जो है वो पानी को ठंडा कर देता है। तो दैट इज़ अ थ्योरी नाउ, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजिस्ट के पास भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कुछ हाइपोथेसिस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तजुर्बात कर लिए होते हैं, लेकिन तजुर्बात करने के बावजूद भी वो फेल नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी। क्या कहते हैं? थ्योरी। आगे देखें जी, आगे कह रहे हैं प्रोडक्टिव थ्योरी keeps on suggesting new hypothesis and so testing goes on। जब हम एक थ्योरी हमें मिल जाती है तब भी हम तजुर्बात करना बंद नहीं करते, बल्कि हम मज़ीद तजुर्बात करते हैं और मज़ीद हमें हाइपोथेसिस मिलते हैं, मज़ीद बयानात हमें मिलते जाते हैं।
मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। तो बहुत से बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ़ इक़साम के चैलेंजेस को कबूल करते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं इस थ्योरी को झुटलाने की, इस थ्योरी को गलत साबित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स, अगर एक थ्योरी गुजर जाती है, सच डाउटफुल अप्रोच, इस तरह के शकूक वाले हिस्से से, एंड कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और तजुर्बात जो है उनके साथ सबूत हमें मिलते रहते हैं, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तो ये कानून या एक असूल बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फिर वही मिसाल देखते हैं, हम आग के ऊपर पानी रखें, पानी उबलता है। अब हमने कहा जी आग गर्म क्यों होती है, अगला सवाल हमने ये पूछ लिया, आग गर्म क्यों होती है और पानी क्यों उबलता है। पानी को आग पे रखे तो पानी क्यों उबलता है, तो हमने कहा जी आग गर्म होती है। फिर हमने सवाल पूछ लिया आग गर्म क्यों होती है। अब हमने कहा जी आग गर्म इसलिए होती है कि उसके अंदर कार्बन जल रहा होता है। तो अच्छा जी कार्बन जलता क्यों है। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो इस तरह करके ना सवाल पे सवाल पूछते हैं, हाइपोथेसिस पे हाइपोथेसिस बनाते जाते हैं कि आग शायद इसलिए गर्म होती है कि कार्बन और ऑक्सीजन जल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं अब इसको साबित करना हमने। फिर वो क्या करते हैं, इसके लिए तजुर्बात करते हैं। क्या करते हैं, तजुर्बात। जब वो तजुर्बात करते हैं और बार 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 तजुर्बात करते हैं और तजुर्बात करने के बावजूद भी आग गर्म ही रहती है, तो वो क्या कहेंगे जी आग जो है वो जलाएं तो वो आग गर्म होती है। तो ये क्या बन जाएगा, एक लॉ। ये क्या बन जाएगा, एक लॉ, एक कानून बन जाएगा। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ एन irrefutable theory. Examples of biologist law are Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. तो अब जो एक साइंटिफिक लॉ होता है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा एक जैसा रहता है, कभी भी तब्दील नहीं होता। और क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट लॉ की मिसालें उसने दी है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो मिसालें उसने दे दी हैं किसकी, लॉज की। देखें जो मैं आपको आग वाला कानून बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक मिसाल है, ये कोई बायोलॉजिक लॉ नहीं है। लेकिन जो ये मेंडल का लॉ है और जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, ये लॉज हैं, असल में लॉज हैं, ये कानून है बायोलॉजी के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।